रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, क्या होता है ये? क्या यह बीमारी है या बीमारी का लक्षण है? क्या है ये? क्यों होता है लोगों को? इसके बारे में हम सब जानकारी आपको देंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी, हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रक्तदाब के बारे में। लेकिन रक्तदाब मतलब ये क्या होता है? पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी व्याख्या मैं आपको करके देता हूँ। रक्तदाब मतलब रक्त का दाब, जो हमारे शरीर में खून दौड़ता रहता है, उस खून का, उस रक्त का जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, जो हमारे अर्टरीज मतलब जो रक्त धमनियाँ होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता रहता है, तो ऐसे धमनियों पर जो ब्लड का प्रेशर पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर ऐसा कहते हैं। तो रक्तदाब ये एक आधुनिक संकल्पना है, आधुनिक संज्ञा है, लेकिन आयुर्वेद में इसे रस रक्तदाब कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, रस रक्तदाब, जो सप्त धातु होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उसमें से पहला धातु जो होता है रस, रक्तदाब से ज्यादा रस रक्तदाब अगर हम इसे कहेंगे तो ये ज्यादा कारगर और ज्यादा मीनिंगफुल साबित होगा। कैसे, मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगा। क्योंकि जो रक्त दौड़ता है, ये रक्त जो होता है, इसमें आहार रस जो होता है हमारा, जो हम आहार लेते हैं, उस आहार पचने के बाद में उससे जो आहार रस तैयार होता है, जिसे हम प्लाज्मा और सीरम कहते हैं, तो ये लिवर में जाकर इसको खून में परिवर्तित कर देता है। और जब ये खून के साथ दौड़ता है और पूरे शरीर का पोषण करता है, तो इसमें अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो इसका प्रेशर रक्त वाहिनियों पर पड़ता है और उसे हम ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ में हम इस हाइपरटेंशन को अनफोल्ड करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हाइपरटेंशन है, जिसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर से लोगों की आज मृत्यु हो रही है, इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, दरअसल यह एक बीमारी नहीं है। ना इसको बीमारी का दर्जा मिला है, ना आयुर्वेद में, ना मॉडर्न मेडिकल साइंस में। यह एक सिंड्रोम है, कॉम्प्लेक्स है। इसकी सब जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो यह जो है, यह कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी का दर्जा हासिल नहीं है इसे, लेकिन ये अपने शरीर में होने वाली गड़बड़ी की वजह से लक्षण पैदा कर देता है और शरीर का नुकसान कर देता है। तो यह एक प्रकार से आयुर्वेद में इसे धमनी उपचय, धमनी प्रतिचय, धमनी उपलेप ऐसा कहा है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परिभाषा की है, जिसका हम डिटेल में विस्तृत आपको अभी देंगे। रक्तगत वात इसे कह सकते हैं, मतलब रक्त में अगर वात दूषित हो जाता है तो उसकी वजह से रक्तदाब बढ़ने लगता है। व्यान वायु जो होता है, जो हृदय स्थित होता है, व्यान वायु के प्रकोप से ये रक्तदाब बढ़ जाता है। रस रक्तदाब कहना ज़्यादा मुनासिब है। ऐसा रक्तदाब जो होता है, रस रक्तदाब जो होता है, ये स्पिग्नोमैनोमीटर पे जो ब्लड प्रेशर काउंटिंग मशीन होती है उस पर गिना जाता है। नॉर्मल इसकी रेंज जो होती है, ये दो प्रकार का होता है, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक होता है मतलब जब ब्लड का प्रेशर आर्टरीज और वेन्स पर गिरता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है, जब हम स्पिग्नोमैनोमीटर का क्यूबाइटल फोसा में लगाते हैं तो आर्टरी पर जब हम इसको सुनते हैं, तो जब आवाज़ सुनना शुरू हो जाता है, स्पंदन सुनाई देता है, तो वो सिस्टोलिक होता है जब उसका प्रेशर आर्टरी पर पड़ता है। और जैसे ये प्रेशर कम हो जाता है तो वैसे ही ये जो साउंड होता है ये कम हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, तो उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 120 और 80, मतलब सिस्टोलिक का 120 mm ऑफ Hg ये मर्क्यूरी पर गिना जाता है, और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 mm ऑफ Hg होता है। तो उम्र के हिसाब से ये बढ़ता रहता है, ये नेचुरल है, फिजियोलॉजिकल है। उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो अलग अलग उम्र में अलग अलग बीपी होता है। जैसे कि इन्फेंट्स मतलब 1 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनमें 70 से 90 होता है। चाइल्डहुड में जो होता है, ये बाल्यावस्था में 90 से 110 तक होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ। प्यूबर्टी में यही 110 से 120 तक होता है, और जैसे ही ओल्ड एज में चल जाते हैं या फिर एडल्ट में आते हैं तो ये 140 से 150 तक सिस्टोलिक होता है। लिंग भेद से अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर पुरुषों में ब्लड प्रेशर हाई होता है स्त्रियों के मात्रा में। ये 45 से लेकर 50 की उम्र तक हमें देखा जाता है कि पुरुषों में ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है। शरीर अवस्था से अगर देखें तो मोटे लोगों में ये ज़्यादा होता है। पोजिशनल चेंजेस होने पर, मतलब जैसे कि अगर हम बेड रेस्ट करते हैं, लाइन डाउन पोजीशन में हैं, तो बीपी हमेशा कम रहता है। लेकिन जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर का या पोजीशन का भी, हम क्या काम कर रहे हैं इसका हिसाब से भी हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ये 180 mm ऑफ Hg तक पाया जाता है या होता भी है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर हम देखते हैं तो जैसे हम खाना खाने के बाद में ये स्लाइटली सिस्टोलिक बीपी बढ़ के रहता है। मेंटल चेंजेस में अगर हम अस्वस्थ है, मानसिक तनाव है, तो ऐसे पोजीशन में भी हमारा बीपी बढ़ा हुआ मिलता है। मतलब साइकोसोमेटिक कंडीशन और हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट, इनका संबंध होता ही है। जब हमें उत्सुकता होती है, यूफोरिया में होते हैं हम,
तब सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है। ऐसा होने के बावजूद भी इसको व्याधि का दर्जा प्राप्त नहीं है, ना आयुर्वेद में ना मॉडर्न में। बीपी यह एकमात्र लक्षण है। कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये व्याधि नहीं है। इसकी विस्तृत में चर्चा हम करते हैं। अगर आयुर्वेद की पद्धति से देखा जाए तो आयुर्वेद की पद्धति से सब तरीके से परीक्षण होना जरूरी होता है। कोई भी बीमारी, कोई भी लक्षण बिना वजह से, बिना कारण के नहीं होते हैं। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसके पहले दोष दृष्टि देखनी चाहिए कि कौन से दोष कुपित हुए हैं, कौन से दूषित हुए हैं, धातु दृष्टि कौन सी है। अगर ये सब चीज़ें हम देखते हैं और इनको अगर हम दूर करते हैं तो ये दूर करने से ये ब्लड प्रेशर का जो लक्षण होता है ये कम होते हुए हम देख सकते हैं। तो दोष दुष्य समूर्छना होना जरूरी है। जो संप्राप्ति होता है, जो पैथोजेनेसिस होता है इस बीमारी का, इस लक्षण का, ये दूर होना, ये भंग होना जरूरी होता है। संप्राप्ति भंग होना जरूरी होता है। जब तक कि आप पैथोजेनेसिस कौन से भी बीमारी का जब तक आप दूर नहीं करेंगे तब तक आपको परिणाम नहीं दिखेगा। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमको पसीना आता है, हर व्यक्ति को पसीना आता है, जिनको शरीर है उन सबको पसीना आता है। और पसीना आना यह एक अच्छी बात है। पीछे भी मैंने हमारे वीडियो में बताया था। क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है, पसीना क्या होता है तो हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा का पानी होता है, ये पानी, टॉक्सिन्स, ये सब हमको पसीने से बाहर निकालता है हमारा शरीर, इसलिए हमें पसीना आता है। ये इन्वायरमेंटल भी होता है। शरीर में अगर आपने कुछ गर्म चीज़ें खा ली, कुछ पोजिशनल, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस से आपको पसीना आता है, तो ये पसीना आना बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पसीना आना चाहिए, टॉक्सिन्स निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी रीनल सिस्टम पर का जो प्रेशर होता है, जो काम करना पड़ता है किडनी को, वो उनको आराम मिलता है। तो पसीना आना एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत हम व्यवहार में ऐसा देखते हैं कि बहुत लोग बिल्कुल पसीना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल जरा सी घर में आए नहीं कि पहले फैन का बटन चालू करते हैं, लाइट का बटन बाद में चालू करेंगे, लेकिन पहले फैन का बटन चालू करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो लोग ज़्यादा एसी, ज़्यादा कूलर और ज़्यादा फैन पसंद करते हैं, जो बिल्कुल पसीना आने नहीं देते, बिल्कुल वो बिना फैन के रह नहीं सकते, उन लोगों को ब्लड प्रेशर होना बिल्कुल तय है। इसका बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये ब्लड प्रेशर जो बीमारी है, ये हार्ट से ज़्यादा हमारे जो रक्तवाहिनियाँ हैं, ये रक्तवाहिनियों की वजह से ये ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ होती रहती है। इसका भी मैं आपको विस्तृत में इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या कहा है। तो चरक संहिता में आचार्य चरक ने कहा, इसे धमनी प्रतिचय के नाम से बताया गया है। जो कफन अनात्मज विकार है उस हिसाब से उनको वर्णन किया गया है। धमनी प्रतिचय के बारे में आचार्य चरक का कहना है कि ये फुलनेस और थिकनेस ऑफ आर्टेरियल वॉल है, जिसे हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो ऐसा चरक आचार्य जी ने वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, तो यह जो ब्लड प्रेशर, ये रस रक्तदाब जो है, यह शिरा शैथिल्य, धमनी शैथिल्य मतलब लैक्सेशन की वजह से, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मसल्स ऑफ द आर्टेरियल वॉल्स, तो इसकी वजह से भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। इसमें शिरा शैथिल्य में क्या होता है, अगर आप मस्कुलर कोट जो होता है आर्टेरियल वॉल का, अगर वो लॉस हो जाता है तो ब्लड जो पंप करता है ब्लड को, तो वो आगे बढ़ाने का काम इसके पल्सेशन से होता रहता है। लेकिन अगर वेन्स की, आर्टरीज की, अगर मस्कुलर कोट में इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है तो इसकी वजह से वो ब्लड आगे नहीं जा सकता। इसलिए ज़्यादा ताकत के साथ हृदय को, हमारे हार्ट को पंप करना पड़ता है, इसलिए पाल्पिटेशन होता है और हृदय पर ज़्यादा ताण पड़ता है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आचार्य सुश्रुत जी इसे शिरागतवाद भी कहते हैं, हाइपरटेंशन। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ। जो प्लास्टिक की नली होती है जिससे हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं, अगर ये नली हम जाड़े के दिनों में, विंटर में अगर बाहर रखते हैं तो उसको ठंड की वजह से क्या होता है, उसमें भी वात प्रकोप होता है और वात प्रकोप होने से वो नली खराब हो जाती है। ये इतनी कड़क हो जाती है कि अगर हम उसको थोड़ी सी भी वाग देते हैं तो वो टूट जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर में वात प्रकोप की वजह से ये हमारी नसें, हमारी जो धमनियाँ होती है, जो रक्तवाहिनियाँ होती है, ये भी बिल्कुल कड़क बन जाती है और इसी से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको, हार्ट को साथ नहीं देते, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो उनकी मदद होनी चाहिए, हर ब्लड के हर पल्सेशन के साथ में वेन्स, आर्टरीज की जो मदद होनी चाहिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए, वो होती नहीं है। इसलिए हार्ट पर ज़्यादा तनाव बढ़ता है, ज़्यादा प्रेशर आता है। इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। भेल संहिता में पूरा ब्लड सर्कुलेशन का वर्णन किया है। हम देखते हैं कि 1674 में विलियम हार्वे नाम किसी ब्रिटिश ने ब्लड सर्कुलेशन का शोध किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य भेल जी ने इसका पूरा विस्तृत वर्णन पता है। उन्होंने कहा है, हृदय रसः निस्सरति तत एव च सर्वतः शिराभि हृदय चेति तस्मात् हृद प्रभाव शिरा।
ऐसा आचार्य भेल जी ने कहा है। मतलब जो हृदय में जो रस आता है, आहार रस आता है, रक्त के साथ में वह पूरे शरीर में प्रसरता रहता है। ऐसा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आचार्य भेल ने कहा है। नाड़ियों की अगर हम बात करें, शिरा धमनी, रक्तवाहिनी, रक्त धमनियों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो नाड़ी का वर्णन के लिए तो रावण बहुत प्रख्यात है। रावणकृत नाड़ी विज्ञान उन्होंने लिखा है। उन्होंने नाड़ियों की विशेषता लिखी है, जिसमें कि बलवती, गौरी, गरिष्ठा, स्थूला, सुप्ता, ऐसे नाड़ियों का उन्होंने वर्णन किया है। तो ये उनके हिसाब से आपके शरीर में कौन सी व्याधि पनप रही है, उसका पूर्व रूप क्या है, रूप ये हमारी नाड़ियाँ बताती है। तो पहले के ज़माने में और आज भी कुछ वैद्य ऐसे नाड़ी वैद्य जो नाड़ी को देखकर, आपके पल्स देखकर ही बता सकते हैं कि आपके शरीर में कौन सी व्याधि पनप रही है। मतलब पैथोजेनेसिस उसका पूर्व रूप में ही वो मालूम हो जाता है कि आप कौन सी बीमारी से आगे जकड़ने वाले, ग्रसित होने वाले हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में प्रोफेसर यदुनंदन उपाध्याय जी ने कहा है कि यह एक रक्तदुष्टगत वात है, अश्रुगत वात है, जो इसके लिए एप्रोप्रिएट कोरिलेशन हाइपरटेंशन के साथ में हम कर सकते हैं। आचार्य माधवकर ने इसे सिरा ग्रह का है। सिरा मतलब ब्लड वेसल्स और ग्रह मतलब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होना या स्पाज्म आना। मतलब वही जो मैंने आपको बताया, जो सिराओं के वॉल्स में, आर्टरी के वॉल्स में जो स्पाज्म आ जाता है, जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है, तो उसे ही उन्होंने सिरा ग्रह का है। रक्तदाब की संप्राप्ति के बारे में आचार्य माधवकर कहते हैं कि ये रक्त के साथ में वात जब मिक्स हो जाता है तो ये सिराओं को, मतलब रक्त की सिराओं को, रक्तवाहिनियों को जकड़ लेता है और उसमें ड्राइनेस मतलब रुक्षता लाता है और इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाती है और वो उनकी जो पल्सेशन की प्रक्रिया थम जाती है, इसलिए हार्ट पर प्रेशर आता है। जो वैद्य रणजीत देसाई है, उन्होंने उनके निदान चिकित्सा हस्तामलक में कहा है कि हाइपरटेंशन यह एक रक्त प्रदोषित विकार है। त्रिदोष प्रकोप के कारण ही ये ब्लड प्रेशर मालूम होता है। मतलब उन्होंने किसी सिर्फ वात को कारण नहीं बताया, तो त्रिदोष प्रकोप के कारण होता है ऐसा बताया। इनके संप्राप्ति के बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में वैद्य रणजीत राय देसाई कहते हैं कि ये रक्त वह स्रोत में पित्त प्रकोप के कारण, मतलब पित्त प्रकोप होता है तो ये इसकी जो ब्लड की जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। रक्त में जो वहन होने की उसकी गति है वो जोर से बहती है, तो उसे ब्लड प्रेशर कहा है उन्होंने। वैद्य ताराशंकर मिश्रा जो है वाराणसी के, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था 1976 में सचित्र आयुर्वेद नामक एक जर्नल में। उन्होंने कहा है कि रक्तदाब यह रस प्रदोषित विकार है। रस प्रदोषित मतलब जो मैंने आपको रस रक्तदाब का है, तो इन्होंने तो रस प्रदोषित विकार ही कहा है, रक्त का तो संबंध ही नहीं बताया है। तो ये हाइपरटेंशन है, रस प्रदोषित विकार जो है ये हाइपरटेंशन है और यह स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से रस धातु विकृत हो जाता है और रस दुष्टि होने के कारण से ही हाइपरटेंशन होता है। मतलब रस दुष्टि के जो लक्षण बताए गए हैं शास्त्र में, वो पूरे के पूरे जो हमें ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिखते हैं, वो पूरे के पूरे रस दुष्टि के लक्षण बताए गए हैं। मतलब ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है जो वैद्य ताराशंकर मिश्रा जी ने बताया है कि रक्त दूषितता की वजह से जो बीमारी होती है उसे रक्तदाब कहते हैं, रस रक्तदाब कहते हैं। रसभार कहा है उन्होंने, एक संज्ञा का इस्तेमाल किया है, टर्मिनोलॉजी रसभार, मतलब रस का भार, रक्त में रस का भार होना, मतलब ऐसा रस जो पूरी तरह से पाचित नहीं है, अपक्व है और वह रक्त में जब मिक्स हो जाता है तो वो नॉर्मल अपनी विस्कोसिटी और नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी पे नहीं रहता है, तो उसका भार रक्त को उठाना पड़ता है और इसकी वजह से, और जिसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो विस्कोसिटी बढ़ने से भी हार्ट पर प्रेशर आता है, क्योंकि पानी जैसा तरल पदार्थ पंप करना और शहद जैसा गाढ़ा पदार्थ पंप करना, तो इन दोनों में विस्कोसिटी में फर्क होने की वजह से, उनके स्पेसिफिक ग्रेविटी में फर्क होने की वजह से पंपिंग मशीन पर, मोटर पर जोर आता है, लोड आता है, तो वैसे ही लोड अपने हार्ट पर आता है। इसलिए रस प्रदूषण जो कहा गया है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट लगता है प्रैक्टिकली, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ने से हार्ट पर लोड आता है और इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेशेंट के रसवाहिनियों की इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर है, तो उसके पीछे ये कारण हो सकता है। सी द्वारकानाथ जी ने उनका जो उन्होंने बुक लिखा था इंट्रोडक्शन ऑफ काय चिकित्सा, उसमें उन्होंने हाइपरटेंशन को साम रस और साम रक्त की व्याख्या की है। साम रस और साम दुष्टि कारण उन्होंने बताया कि गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समश्नताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम च अति चिंतनात्। मतलब ज़्यादा गुरु मतलब जड़ पदार्थ खाना, अति शीत पदार्थ खाना, अति स्निग्ध पदार्थ खाना, भूख न होते हुए भी खाना खाना, अति खाना खाना, ये सब रस धातु को दुष्ट करते हैं। और जो चिंता करने का कारण होते हैं उनको ज़्यादा चिंतन करना, चिंताओं का ज़्यादा चिंतन करना, चिंत्यानाम अति चिंतनाम, ऐसा कारण उन्होंने रस दुष्टि के बताए हैं। वात प्रकोप के कारण वासस्पाज्म होता है और कफ प्रकोप के कारण जो ब्लड की वेलोसिटी होती है, गति जो होती है वो कम हो जाती है। व्यान वायु अवरुद्ध हो जाता है जो हृदय का कार्य ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है, जो उसे ही हाइपरटेंशन कहते हैं। रक्तदाब जो होता है यह एक सिरा धमनी और संस्थान का रोग कहा गया है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का दोष कहा गया है।
रक्तदाब के अन्य कारण कौन कौन से, शरीर में अन्य प्रकार के भी रक्तदाब हमें देखने को मिलता है, जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, वृक्क विकृति मतलब किडनी सिस्टम की वजह से होता है जिसे हम रीनल हाइपरटेंशन कहते हैं, हृदय और धमनियों के कारण जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से। तो ऐसे अनेक प्रकार से ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में बढ़ता रहता है। कुछ ऐसा होता है कि ये परमानेंटली बढ़े होते हैं, तो कुछ काल के लिए बढ़ते हैं, जैसे कि क्षणिक काल के लिए होता है, जैसे कि हमको वेग आए हुए, मतलब किसी को 1 नंबर 2 नंबर लगा हुआ है लेकिन वो जा नहीं रहे, तभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्रोध आता है, भय की अवस्था में, मानसिक तनाव की अवस्था में क्षणिक काल के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हमें मालूम पड़ता है। यह रक्तदाब जो बीमारी है यह 90% प्रमेह मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट के साथ में होता है, या फिर अगर डायबिटीज़ नहीं है तो जो ओबेज होते हैं मतलब उनके साथ में तो होता ही होता है। मतलब मधुमेह, स्थौल्य और ब्लड प्रेशर ये तीनों एक दूसरे के भाई हैं। तो ये अगर कोई बीमारी शरीर में जकड़ जाती है तो ये 2 आ जाती है, तीनों में से कोई भी एक आता है तो दूसरे को बुलाता है और ये दोनों तीसरे को बुला लेते हैं। आयुर्वेद में यह रस रक्तदाब जो है ये मध्य रोग मार्ग व्याधि बताए गए, जो रोग की व्याधि मार्ग बताए गए तो उसमें से यह मध्यम रोग मार्ग व्याधि बताया गया है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का तो बहुत ही कोरिलेशन है, जहाँ पे डायबिटीज़ पहुँचा उसके पीछे पीछे उसका छोटा भाई यह ब्लड प्रेशर आ ही जाता है। वो क्यों आ जाता है? जब शरीर में डायबिटीज़ में खून में जब शुगर बढ़ जाती है तो यह शुगर में क्या होता है कि इसका रसभार रक्त भार बढ़ जाता है, विस्कॉस हो जाता है ब्लड ज़्यादा, इसलिए हृदय पर ज़्यादा लोड आता है, इसलिए पंपिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इसलिए धीरे धीरे ये ब्लड प्रेशर जकड़ लेता है। तो इसलिए डायबिटीज़ के बाद में कुछ साल के बाद ब्लड प्रेशर होता ही होता है, और ये तो होता ही है। और उसके साथ में ये रस विकृति के कारण रक्त धमनियों में वात प्रकोप होने के कारण भी ये ब्लड प्रेशर होता रहता है। दोस्तों, जैसे कि रस धातु दुष्टि के लक्षण हमने देखे हैं। अति गुरु भोजन खाना मतलब जैसे आजकल फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, फैटी फूड हो गया, तो ये फूड ज़्यादा खाने से अति शीत पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ज़्यादा ठंडा पानी पीना फ्रिज से निकला हुआ, तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें खाने से भी रसभार रक्तभार बढ़ता रहता है। अभी रस धातु विकृति तो हमने देख ली, रस धातु दुष्टि के लक्षण क्या होते हैं तो उसके बारे में आचार्य चरक जी ने कहा है, अश्रद्धा अरुचि चास्य वैरस्यम स्वर संज्ञता हृल्लासो गौरवम तंद्रासा अंगमर्दो ज्वरम स्तमः। मतलब अरुचि, मुख वैरस्य, गौरव, हृल्लास, गौरव मतलब फटीक होना, तंद्रा अंगमर्द, ज्वर मतलब बुखार आना, पांडुता मतलब एनीमिया, यह रसदुष्टि के लक्षण बताए गए। इसके साथ में क्लैब्य बताया गया है, मंदाग्नि है, शैथिल्य है, और रसदुष्टि के कारण अकाली बाल झड़ना भी यह एक लक्षण बताया गया है। दोस्तों, जो रस धातु दुष्टि लक्षण है तो ये पूरे के पूरे ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स के साथ में मालूम होते हैं, लेकिन रक्त दुष्टि के जो लक्षण होते हैं इनके साथ में ये लक्षण मैच नहीं होते हैं। जैसे कि अभी आपको बताता हूँ मैं, ये जो लक्षण मैंने बताए ये रस दुष्टि के हो गए। अभी रक्त दुष्टि के कौन कौन से हैं उसके बारे में आचार्य चरक कहते हैं कि कुष्ठ विसर्पा पीड़िका रक्तपित्तम असुग्धरहा गुदमेड्रास्य पाकश्च प्लीहा गुल्मो अथ विद्रधि। मतलब कुष्ठ होना, विसर्प, पीड़िका, रक्तपित्त, रक्तप्रदर, मलमूत्र संस्थानों में पाक होना, प्लीहा रुधिस जिसे हम स्प्लिनोमेगल कहते हैं, गुल्म होना, ये रक्त दुष्टि के लक्षण है। तो ये तो ब्लड प्रेशर में हमें दिखाई नहीं देते, ना विसर्प दिखता है जिसे इरेसिपेलेस कहते हैं, ना पीड़िका दिखती है, ना रक्तपित्त दिखता है, ना रक्तप्रदर दिखता है, तो ये तो लक्षण ब्लड प्रेशर के नहीं है। लेकिन रस दुष्टि की जो लक्षण बताए गए, जैसे कि अरुचि है, मुख वैरस्य हो गया, रुल्लास हो गया, गौरव हो गया, तंद्रा, अंगमर्द, ज्वर, मामूली ज्वर आना, क्लैब्यता, मंदाग्नि, शैथिल्य, ये सब रस धातु के विकृति के लक्षण जो है, रस दुष्टि के लक्षण जो है, ये सब के सब पूर्व रूप और रूप में होते हैं ब्लड प्रेशर के। इसलिए सिर्फ रक्तदाब न कहते हुए उसे रस रक्तदाब अगर हम कहेंगे तो वो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। दोस्तों, इसलिए हमारा आयुर्वेद ग्रेट है, जो डिटेल में कहा गया है। रक्त दुष्टि के कारण के जो लक्षण बताए गए वो रस रक्तदाब के साथ मैच नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम रस दुष्टि के लक्षण देखते हैं तो वह रस रक्तदाब के लक्षणों के साथ मिलता है। इसलिए उसे रक्तदाब न कहते हुए रस रक्तदाब कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि रस दुष्टि के लक्षण हाइपरटेंशन के लक्षणों के साथ मिलते हैं लेकिन रक्त दुष्टि के नहीं मिलते हैं। रस रक्तदाब की संप्राप्ति अगर हम देखते हैं तो जब हम आहार लेते हैं, अगर गलत तरीके से लेते हैं, गलत आहार लेते हैं, तो जो आहार रस होता है, जो सार भाग होता है, वो भी दूषित हो जाता है। वो लीवर में जाकर मेटाबॉलिज्म के बाद में जो रक्त बनता है वो वात के साथ में धमनियों में वहन होता है। इस तरह से अगर स्टार्टिंग में ही अगर रस धातु में ही अगर वात प्रकोप हो जाता है, अगर वो दूषित हो जाता है, तो जाहिर है कि उसका शरीर और शरीर के अवयव का पोषण कैसे होगा। तो सबसे पहले तो रक्तवाहिनी में ही वो वहन होता है, तो सबसे पहले तो अफेक्ट रक्तवाहिनियाँ और हृदय को ही करेंगे, इसलिए यह ब्लड प्रेशर की बीमारी लगती है।
तो दोस्तों रस रक्त दाब जो बीमारी है एक कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स में दोष, दुष्यता और स्रोतस का विचार करना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे इसमें वात जो है इसमें व्यान और प्राण वायु दूषित होता है, पित्त साधक पित्त होता है, कफ के लिए कफ में अवलंबक कफ दूषित होता है, और धातु की बात करेंगे तो रस रक्त धातु दूषित होते हैं। मनोहर स्रोतस जो है मनोहर स्रोतस भी दूषित होता है, जो चिंता तनाव के कारण क्रोध के कारण होता है। अब अभी यह रस रक्त दाब का मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या वर्णन है वो हम देखते हैं। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ब्लड प्रेशर इज द कंटिन्यूअस फिजियोलॉजिकल वेरिएबल एंड इट कंट्रोल इज कॉम्प्लेक्स। मतलब ब्लड प्रेशर में दिन भर में बहुत बार कम ज़्यादा होता रहता है और यह एक कॉम्प्लेक्स है, इन्फ्लुएंस बाय मेनी फैक्टर्स। तो ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ब्लड प्रेशर उन पे डिपेंड होता है, जिनके कारण ब्लड प्रेशर में वेरिएशंस आते हैं। तो ऐसे कारण है फिजिकल एक्टिविटी, आप क्या काम कर रहे हैं, बॉडी पोस्चर, आप कौन से पोजीशन में बैठे हुए, मेंटल एक्टिविटी, इमोशनल स्टेटस, आपके इन्वायरमेंटल स्टेटस क्या है, कंजम्पशन ऑफ ड्रग, आप कुछ दवा खा रहे हैं क्या, अल्कोहल टोबैको ऐसा कोई एडिक्शन है क्या, एक्सरसाइज क्या करते हैं। तो इन सब बातों पर, इन सब चीज़ों पर आपका ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। उसके बारे में मॉडर्न साइंस कहता है कि ब्लड प्रेशर जनरली राइजेस इन एडवांसिंग एज बिकॉज ऑफ रिड्यूस द डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द आर्टेरियल ट्री। देखिए आयुर्वेद भी वही कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जो है ये आपकी उम्र के साथ में बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की तरफ जाता है वात प्रकोप बढ़ता रहता है, और यह एक डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ आर्टेरियल वॉल, आर्टेरियल ट्री मतलब जो शरीर में धमनियों का जाल बिछा हुआ है, तो ये धमनियों के जाल में धमनियों के वात प्रकोप के कारण ये रेजिस्टेंस इसका कम हो जाता है, इसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मॉडर्न साइंस भी यही कहता है। देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन फॉर द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए ऐसी कोई दुनिया में व्याख्या नहीं की गई है। हाइपरटेंशन इंक्रीजेस बाय द एज, उम्र के हिसाब से ये बढ़ता रहता है। यह इसकी इटियोलॉजी अगर हम देखें तो ये दो प्रकार का होता है, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन और एक इसेंशियल हाइपरटेंशन। सेकेंडरी जो होता है ये 12 से 15% लोगों में होता है, जो इसेंशियल होता है ये 90% लोगों में होता है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है वो रीनल डिसीज़ की वजह से, रीनोवैस्कुलर डिसीज़ की वजह से, एंडोक्राइनल डिसीज़ की वजह से, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ मतलब कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा वगैरह, और दूसरा प्रेगनेंसी में भी कुछ काल के लिए बीपी बढ़ जाता है। और कुछ प्रकार के अगर विशिष्ट प्रकार के ड्रग्स आप ले रहे हैं, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे इस्ट्रोजेनस ड्रग्स होते हैं, अगर आप वैसे ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा प्रकार है इसेंशियल हाइपरटेंशन। तो इसका एग्जैक्ट कॉज तो मॉडर्न साइंस को मालूम नहीं है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डिसीज बट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सिंड्रोम, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके कॉजेज के बारे में मॉडर्न साइंस कहता है कि यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बीमारी है। यह एक रेनिन सिक्रेशन की वजह से बढ़ता है, एक्सपेंडेड बाय वैस्कुलर वॉल्यूम की वजह से बढ़ता है, एक्सेसिव डाइटरी इंटेक ऑफ साल्ट, नमक की मात्रा ज़्यादा होने से भी बढ़ता है। नमक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन की ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में अगर उत्पत्ति होती है तो उसकी वजह से भी बढ़ता है। डिफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ द सर्टन वासोडाइलेशन, तो इन वजह से बढ़ता है। सब जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, काइनिन्स हो गए, इनका अगर ज़्यादा प्रोडक्शन शरीर में होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक्सेसिव कैटेकोलामाइंस अगर सीक्रेट होते हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ऐसे और भी अननोन जेनेटिक फैक्टर्स उन्होंने कहे हैं जिसकी वजह से बढ़ते हैं। अदर रिस्क फैक्टर्स है हेरिडिटरी, अनुवंशियता के कारण भी 50% चांसेस होते हैं। अगर दोनों माँ बाप दोनों को अगर ब्लड प्रेशर है तो 50% तो बच्चे में आने के चांसेस है। दोनों में से अगर एक को है तो 25% आने के तो चांसेस होती है। ब्लड प्रेशर में एज और सेक्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ड्यू टू स्ट्रक्चरल थिकनिंग एंड डिजेनरेटिव चेंजेस इन द आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स, वही कारण है धमनियों में और सिराओं में वात प्रकोप के कारण यह स्ट्रक्चरल थिकनिंग एंड डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाइपरटेंशन इज लेस कॉमन इन वुमन बिफोर द मेनोपॉज देन मेन। देखो दोस्तों, लेडीज़ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी वजह से उनका शरीर हर महीने साफ होता है, शुद्ध होता रहता है। इसलिए लेडीज़ में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोई भी त्वचा की बीमारियाँ जब तक मेनोपॉज उम्र के 45 साल तक उनको होती नहीं है, क्योंकि उनका शरीर शुद्ध होता रहता है। इसलिए मॉडर्न साइंस भी यही मानता है। और हमने हमारे जो पीछे एक वीडियो बनाया था ब्लड डोनेशन के बारे में, तो उसमें भी हमने ये कहा है कि लेडीज़ को ये बीमारियां बहुत कम होती है, क्योंकि ये एक उनकी निसर्ग की देनगी है उनको। तो बात करते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन की, तो स्ट्रेस के कारण प्रोलॉन्ग इमोशनल स्टेटस स्ट्रेस होता है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं, निकोटीन जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये एक पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर होता है। निकोटीन जो कैटेकोलामाइंस के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, उसकी वजह से भी डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ आर्टरीज लॉस हो जाता है, रेजिस्टेंस लॉस हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओबेसिटी में तो ये जाहिर है, ओबेसिटी में भी हार्ट को ज़्यादा पंप करना होता है। डायबिटीज़ में भी एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण बढ़ता है। सीरम लिपिड प्रोफाइल जो होता है, जिसमें बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं LDL, ये बढ़ता है। अल्कोहल की वजह से भी ये बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे मॉडर्न साइंस के हिसाब से ब्लड प्रेशर के कारण।
तो दोस्तों आज के इस भाग में हम ब्लड प्रेशर के पहले भाग में इतना ही जानकारी आपको देते हैं। बची हुई जानकारी हम आपको अगले पार्ट में देंगे। तो दोस्तों आशा रखते हैं कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण तथ्यपूर्ण लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और यह वीडियो आपने अंत तक देखा इसलिए आप सबका धन्यवाद।